निकाल लीजिए पेपर 9 दिसंबर 2018, सबके पास मोबाइल में गया होगा, क्वेश्चन निकाल लीजिए और जवाब देते चलिएगा, हम पूछते चलते हैं क्या, फटाफट नेगेटिव पॉजिटिव निकालते चलेंगे और नहीं होगा नेगेटिव पॉजिटिव तो वही इसको समझेंगे, ठीक है। काफ़ी बड़ा प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताइए। देखिए टीचर है तो सबसे पहला उस टीचर का काम है कि बच्चे के लिए एक आराम के लिए जगह बनाइए ताकि वहाँ पे बैठ करके वो शांति से पढ़ाई कर पाए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कर्तव्य टीचर का है कि आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सके, ठीक है। और बी में क्यों नहीं मारे, अनुशासन। सी क्यों नहीं मारे, निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना। और डी में दोहराव वाली बात कर रहा है, तो इस प्रकार के वर्ड को हटा कर चलेंगे। नेक्स्ट पर आ जाइए। प्रश्न कहता है, एक सेकेंड, हाँ, निम्नलिखित में कौन सी समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। समृद्ध मतलब बेटर। फर्स्ट में बोला क्या, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचना और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। यहाँ पे पाठ्य पुस्तक की बात कर रहा है तो हम नहीं जाएंगे पाठ्य पुस्तक पर क्योंकि उतना अच्छा नहीं जाता है पाठ्य पुस्तक, तो ये आपका गलत हुआ। बी बोला कि वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच के परे हो, तो ये यहाँ पे गलत क्या है, परे, माने बच्चों के पहुंच जाता ही नहीं है, उसको बोलते हैं परे, तो यहाँ पे परे गलत हुआ। और सी कहता है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने हो, माने कोई कोना में हो खुली गतिविधियां और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी में समय समय पर प्राप्त किया जा सके, अलमारी में से, है ना, रखे हुए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बहुत बेटर है। कोई अलमारी है खुला हुआ, उसमें बाल साहित्य रखा हुआ है, उसमें से जब बच्चा जो मन करेगा तब उठा करके अपना पढ़ लेगा, ये सबसे बेटर होता है। और डी में क्या गलत है, अच्छी तरह से संगठित वाली कक्षा। और अच्छी तरह और बुरी तरह क्या होता है ना, तो इस प्रकार के वर्ड से हम लोग दूरी बना करके रखेंगे तो बेटर होगा। नेक्स्ट कहता है, इतना लंबा प्रश्न दिया है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो फर्स्ट में क्या बोला, कूट दिया है क्या, नहीं, वे संसाधन रही संदर्भ में सबसे आवश्यक संसाधन बनाती है। किनका सही गया है, किनका गलत गया है, ये प्रश्न बताए। सही गया है, इधर गलत गया है, देखिएगा हम बताते हैं क्या होता है। क्वेश्चन क्या बोला, पाठ्य पुस्तक के बारे में बताना है आपको, मतलब कि जहाँ पे कोचिंग संस्थान नहीं है, मान लीजिए आप यहाँ पे तो कोचिंग संस्थान है, आप लोग मेरे नज़दीक के इलाके के हैं, है ना, तो आप लोग हमसे पढ़ लेते हैं। लेकिन जो मेरे से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो ऑनलाइन है, जिनके पास कोचिंग की भी सुविधा नहीं है, जिनके पास ऑनलाइन नेट का भी भाई वहाँ की स्थिति खराब है, वो व्यक्ति पढ़ेगा कैसे, तो वहाँ पे संसाधन नहीं है, तो पाठ्य पुस्तक क्या करता है, संसाधन का काम करता है। वही लिखा है, संसाधन रहित संदर्भ में, मान जहाँ पे संसाधन नहीं हो वहाँ पे आवश्यक अधिगम का संसाधन का काम करता है क्या, पाठ्य पुस्तक, समझे। जहाँ पे कोचिंग संस्थान नहीं है वहाँ के लोग भाई बुक पढ़ करके ही अपना काम चला लेते हैं। नेट का भी भाई गाँवों में आज भी सुविधा नेट का सही नहीं है, पूरा रिचार्ज कराइए लेकिन आपका नेट चलेगा ही नहीं सही से, ठीक है। अब आ जाइए, अब तो 4 नंबर पर आए, 4 पर, हाँ चलिए। प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। हाँ 2005 की बात कर रहा है तो रचनात्मक को शामिल करेगा। आपके संरचनात्मक रहता तो उसको भी मारते, लेकिन संरचनात्मक है नहीं, संज्ञानात्मक है तो ये होगा नहीं, व्यवहारात्मक नहीं होगा, मानवतावाद ये भी नहीं होगा। सबसे बेटर आपका एनसीएफ 2005
जो बोला है रचनात्मकता पर जोर देने के लिए। नेक्स्ट है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि क्या हो, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, देखिए आपका कक्षा तब प्रेरित होगा जब बच्चा अगर आपसे क्वेश्चन करने लगे तो समझिए कि आपका जो क्लास है वह क्या है, प्रगतिशील क्लास है। सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर जाएगा। तो बी क्यों नहीं हुआ? अच्छी तरह से वर्दी पहन करके आए, जो ड्रेस मिला है, इससे क्या मतलब है भाई? ये आपका गलत हुआ। सी में क्या गलत है? अनुशासन बनाए रखना, ये सब सही नहीं जाता है। और डी में वे सभी उपस्थिति में नियमित है। ये जरूरी नहीं है कि सारा बच्चा नियमित ही रहे, कुछ न कुछ कारण से भाई एब्सेंट रहता है ना, तो उत्तर जाएगा एक पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट को करेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है? कौन सा? शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करना। ये वास्तविक जीवन करके आएंगे। तो भाई आपका उत्तर बी क्यों नहीं गया? नियमित मूल्यांकन, वो भी परीक्षा के द्वारा। और सी में व्याख्या। और डी में कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। सही है, लेकिन सबसे बेटर कौन मानेंगे? ए, वास्तविक जीवन वाला। इसमें डी भी सही है, लेकिन हमको सबसे बेटर मानना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या? सबसे अधिक उपयुक्त। अधिक वाला मानेंगे, कम वाला क्यों मानेंगे भाई? नेक्स्ट, अगला है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है अनुशासन? हाँ, देखिए अनुशासन अगर रहेगा तो रट्टा मार याद वाला बात नहीं होगा। ये तो फर्स्ट में ही गलत कर दिया। बी बोला क्या कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, है ना, तो ये सबसे बेटर होगा। मॉनिटरिंग करने में उसका बनेगा जब कोई अनुशासन चलेगा तो। और सी है चुप्पी साधने वाली बात। यहाँ पे गलत क्या है? चुप्पी साधना। और डी है शिक्षक का निर्देश, टीचर का निर्देश वाला बात कभी भी कहेगा वह सही नहीं जाता है सीटेट में, चाहे जो हो जाए। ठीक है, आपका उत्तर बी पड़ गया। अब है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताएं, आप सभी को बताना है ना, कौन सही है? हाँ, बस विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता पर और कुछ पहलू पर्यावरण पर। तो बताइए आनुवंशिकता पर कितना %? 10%। और पर्यावरण पर 90% प्रभाव करता है विकास के लिए। उत्तर जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए नेक्स्ट पर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? आप क्या नहीं कर सकते हैं? तो बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बात सही है। क्या नहीं कहा जा सकता? नेगेटिव पूछ रहा है। नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये दूसरी टाइप का प्रश्न है। क्या नहीं कह सकते हैं, इसके बारे में बताना है। तो विकास गुणात्मक चरण में होता है, आप इसको नहीं कह सकते, है ना। विकास गुणात्मक चरण में होता है। देखिए गुणात्मक कब होगा? जब विकास गुणात्मक की बात कभी भी कहेगा तो वयस्कों से गुणात्मक। बच्चों का विकास क्या होता है? वयस्कों की तुलना में गुणात्मक होता है। लेकिन यहाँ बोला विकास गुणात्मक चरण में होता है, इसको आप कहा नहीं जा सकता कि गुणात्मक होगा। क्या इसको आप नहीं कह सकते हैं? किस बच्चा का विकास कैसे होगा आप नहीं कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं ना। गांव देहात में भी ये लोग अनुमान लगाता है, वो अनुमान आपको पता होगा ही। निम्नलिखित में कौन सी पुरुष संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? क्या नहीं है? पुरुष संक्रियात्मक का ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये पुरुष संक्रियात्मक की विशेषता नहीं है। अगर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति अगर उसके अंदर आ गया तो वह मूर्त में चला जाएगा। अगर इसमें लिखा रहता है कि
केंद्रित करने की प्रवृत्ति नहीं विकसित होना, तब जाता प्रूव में। अनुकर्मण्यता होता है, प्रतीकात्मक होता है और अहमन्यता होता है। और आप लोग क्या कीजिएगा, जिस टाइम में जब इसको ऑनलाइन देखिएगा तो इसको कैसे नोट करिएगा, जब भी लिखिएगा ऊपर पुरुष संक्रियात्मक और नीचे लिखिएगा कौन कौन आएगा, अनुकर्मण्यता आएगा, प्रतीकात्मक लिख लीजिएगा और अहमन्यता लिख लीजिएगा। ये तीन चीज लिख लीजिएगा, ये पुरुष संक्रियात्मक में जाता है, समझे। हाँ, नेक्स्ट है कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा बोले तो क्या नेगेटिव बोलता है अलावा। तो फर्स्ट बोला कि वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन हमको अलावा खोजना है। नेगेटिव कौन होगा, चार वाला होगा। यह समय बिताने का सुखद तरीका है। इसके अलावा बाकी सब ठीक है। समय बिताने का सुखद तरीका, ये सब गलत होता है और नेगेटिव खोजना था। अलावा बोले तो क्या नेगेटिव, तो काफ़ी लोग इसको भी गलत किए होंगे, अलावा समझ के नहीं समझ में आया होगा। कभी भी प्रश्न में एक बोलेगा डैश के अलावा, डैश के बिना, तो सब जाता है नेगेटिव, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पढ़िए सब कोई। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। विभिन्न तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, इस पर भाई बच्चा को आप कहिएगा तो गंभीर रूप से सोचेगा। कि सर जी बोले हैं कि एगो तरीका ना, अलग अलग तरीका से बताओ, तो भाई बच्चा जो है वह गंभीर तरीका से सोचेगा। उत्तर आपका जाएगा सबसे बेटर, आपका ए इज द राइट आंसर। बी में क्या गलत है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो बच्चा कहेगा हाँ आना तो नो। अच्छा हुआ हो, नहीं हुआ। सही जवाब क्या है, एक लाइन में जवाब देगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोचते हैं, इसमें नहीं होगा। सबसे बेटर होगा गंभीर रूप से सोचने के लिए विभिन्न तरीका, ठीक है। नेक्स्ट है, वह निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील का, हाँ, जो क्लास प्रगतिशील है उसमें बच्चा क्या करेगा, करके सीखेगा, है ना। बोले तो क्या प्रयोग करके सीखेगा, तो करके सीखना। तब भाई परियोजना विधि समझते हैं क्या होता है, किसी को पता। परियोजना विधि में कभी भी समूह बना करके काम करवाते हैं, समूह बना करके कोई भी चीज़ करवाते हैं, उसको कहते हैं परियोजना विधि। तो याद रखिएगा, परियोजना विधि का सबसे बेटर दोस्त है समूह, ठीक है। युगल माने जोड़ा में सहयोग से सीखना, ये सबसे बेटर होता है प्रगतिशील शिक्षा के लिए। प्रगतिशील शिक्षा होगा, यहाँ पे सब कोई बैठे हैं, अगर किसी को नहीं आ रहा है बगल वाला बता देगा, बस समझे, इसको कहते हैं प्रगतिशील। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। बताए, जीवन सच्चा शिक्षक है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। 4 पर जा रहे हैं आप लोग, बहुत बेटर। स्कूल में शिक्षा सामाजिक प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है, ये मारेंगे। समाज भी आ गया, प्राकृतिक दुनिया भी आ गया, तो इससे भाई कोई छूटा नहीं। सब माने शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा क्या है, स्वयं ही एक जीवन है। ये कहाँ पता चलता है, तो स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को बताता है। अगर स्कूल में अगर शिक्षा ले रहे हैं तो वह समाज के बारे में बताएगा और प्राकृतिक दुनिया के बारे में आपको स्कूल में ही आपको ज्ञान मिलेगा, ठीक है। ये प्रतिबिंबित करना माने बताना, इससे पता चलता है कि शिक्षा स्वयं ही क्या है, जीवन है। और जीवन इसलिए बोला क्योंकि इसमें समाज लगा के रखा है। नेक्स्ट है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, बताएं। कोलबर्ग की बात कभी भी आएगा नैतिक मानेंगे, लेकिन नैतिक वर्ड आपको सब में है।
तो कोलबर्ग साहब दो चीज़ बोले थे। एक बात सुन लीजिए, एक छोटा सा कहानी है। एक लड़का बर्फ़ खाने के लिए हैरान कर रहा था अपने मम्मी को। मम्मी उसकी डांट दी कि भाई बर्फ़ मत खाओ नहीं तो पिटाई लगेगा। अब बच्चा दुविधा में पड़ गया, उसका मनवा एगो दौड़ रहा है कि ना खाती तो मीठ लगता, या जो भी उसका मन दौड़ रहा है एक बगल की खाते तो मीठ लगता, एक बगल उसका मनवा दौड़ रहे काम तो मम्मी मारी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, नैतिक तर्क कर रहा है कि खाए तो मीठा लगेगा, एक बगल क्या हो गया कार्रवाई। तो क्या मिल रहा है आपका, नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करने का काम ये कोलबर्ग साहब का है। कभी भी दुविधा वाली बात करेगा, दो चीज़ के बीच की बात करेगा तो उसमें कोलबर्ग जाता है। नेक्स्ट बताइए कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित है, और निकटवर्ती विकास का है तो किसका होता है, वाइगोस्की का होता है ना, तो किसका होता है बताइए, इसमें अलग उत्तर बताना है। फर्स्ट में क्या गलती किया, उस सीखने की बिंदु जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, वापस लेना वाला, ये बात गलत है। और भी बोला उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, या अधिकतम और कमतम ये जो होता है ये वर्ड गलत होता है। नेक्स्ट पढ़ाइए। और 4 कहता है, देखिए इसमें नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कम है, समझने वाला भी प्रश्न है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी तरह जिम्मेवारी लेता है, कोई भी बच्चा पूरी तरह से जिम्मेवारी नहीं लेगा, ये पूरी वाली बात आपका गलत हो गया। और यहाँ पे डी कहता है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। यहाँ बच्चा स्वयं कर रहा है, और जहाँ बच्चा स्वयं करेगा वहाँ सोचेगा, उसका कल्पना शक्ति का विकास होगा, इससे रचनात्मकता का गुण आएगा। और एनसीएफ कहता है कि रचनात्मकता को लेकर के चलना है। उतर गया आपका 4 पर। आ जाइए नेक्स्ट पर। उभयलिंगी माने होता है कि आधा गुण मर्द का आधा गुण मेहरारू का। ठीक है, मेहरारू नहीं माने महिला का और पुरुष का। ठीक है, तो उसको कहते हैं उभयलिंगी। बताइए कहाँ है इसमें, 3 नंबर में क्या है, आमतौर पर पुरुष और स्त्री के गुण का समायोजन, माने दोनों का गुण मौजूद हो, उसको हम उभयलिंग कहते हैं। उभय माने दोनों। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ाइए कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी की लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ट्यूशन को छोड़कर बाकी सब जगह लिंग भूमिका का ग्रहण करते हैं। अब हम एक उदाहरण बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और इसको समझ में अच्छा से समझ जाइएगा। लिंग भूमिका बच्चा ग्रहण कहाँ करता है, तो मीडिया में। आपका एक मीडिया में सर कैसे करता है, तो जहाँ पे लड़की वाला मीडिया देखिएगा ना, जहाँ समाचार चल रहा है, ठीक है, एक बगल अंजना ओम कश्यप बोल रही है, ठीक है, और एक जगह लड़का कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, और एक जगह लड़की कर रहा है। भीड़ कहाँ लगा रहेगा, लड़की पर। देखिए सीटेट की पढ़ाई होती है, लड़की पढ़ा रही है, वहाँ भीड़ लगा रहता है। भाई क्या बात है, फोटो को देख, खाली फोटो को देखे कि हाँ बड़ा बढ़िया फोटो है, तो क्लिक करके देखे कि ऐसा कैसे लग रहा है, तो वहाँ पे भीड़ लगा रहता है। और लड़का पढ़ाएगा ना, भीड़ कोई भीड़ नहीं, लड़का में कहा है भाई, है ना। तो मीडिया भी हो गया, क्या हो गया, यहाँ से लिंग भूमिका ग्रहण होता है। जिसका लड़की है उसका भाई चैनल भागेगा दम दाएं से ऊपर की ओर, और ज़्यादा स्मार्ट है ना तो 2 दिन में 1000, ना समझे, और उसमें 2 को सब कुछ बोल दिया ना तो 1000 ना मिलियन में जाएगा वो। और सामाजिकरण, समाज में तो भाई चलता है ना कि तुम लड़की हो बायोलॉजी ले लो, होता है ना, तुम लड़का हो मैथ ले लो, तो समाज में भी लिंग भूमिका ग्रहण करता है बच्चा। और लास्ट में बड़ा संस्कृति भी वही है। संस्कृति क्या चली आ रही है, लड़कियों को घर में काम करना है, लड़का बाहर करेगा, है कि नहीं भाई। लेकिन ट्यूशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सिखाया जाता है कि महिला और पुरुष दोनों का समान अधिकार है, और महिलाएं जो है बहुत सारा वर्क ऐसा कर रहा है जो पुरुष भी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे लिंग वाली बात कभी भी। और एक और बात सुन लीजिए, ये संविधान कहता है कि आप जिस संस्था में पढ़ा रहे हैं उस संस्था में किसी धर्म के बारे में अगर प्रचार करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, अगर कोई कंप्लेन कर दिया तो। बात समझे। तो कोई भी जहाँ शिक्षण संस्थान हो वहाँ पे लिंग भूमिका वाली बात कभी नहीं करना है, बात समझे, और ना ही किसी से भेदभाव करना है, नहीं तो जेल जाना पड़ जाएगा आपको। अगर कोई तेज हो, संविधान पढ़ा हो तो अनुच्छेद आप पर लगाएगा 28 लगाएगा, 25 लगाएगा, ये सब जो है ना धार्मिक वाला है, और ये अनुच्छेद के तहत आप लोग जेल खट के आइएगा बढ़िया से, ठीक है।
तो कोई भी शिक्षण संस्थान में धर्म का प्रचार नहीं होना चाहिए और न ही लड़का लड़की में भेदभाव होना चाहिए। नेक्स्ट, एकाधिक बुद्धिमान का सिद्धांत उन्हें छूट गया, गला मेरा पकड़ लिया है। मानकीकृत परीक्षण की आलोचना में से एक यह है कि मानकीकृत बोले तो क्या, फिक्स वाली बात जो सरकार लेता है परीक्षा, वार्षिक, वर्ष और तिमाही, नौमाही लेता है ना, ये सब मानकीकृत परीक्षा होता है जो सरकार ले। तो वे मुख्य रूप से मुख्य विचारधारा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये पक्षपाती होते हैं। सबका गलत हुआ है, सही हुआ है। देखिए, मानकीकृत कभी भी होगा ना वह पक्षपात होगा। मानकीकृत माने क्या, फिक्स, माने सीबीएसई वाला बोलेगा कि ना हम अपना तरीका से पूछेंगे और बिहार बोर्ड कहेगा कि ना हम अपन तरीका से पूछेंगे। तो ये अपना पक्षपात ले रहा है, सीबीएसई वाला अपना पक्ष ले रहा है, सब अपना अपना पक्ष लेता है। तो कभी भी मानकीकृत वाली बात बोले वह कैसा व्यवहार करेगा, आपके साथ पक्षपात वाली व्यवहार करेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पक्षपात की व्यवहार जानते हैं कौन करता है, पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल में जब जाइएगा ना वहाँ एग्जाम देने, फॉर्म बिहारियों से डलवा लेता है ममता बनर्जी साहब, और डलवाने के बाद जब वहाँ पे जाइएगा तो आपको बांग्ला में एग्जाम लेगा। उसका भुक्तभोगी हम हैं। हम फॉर्म डाल दिए पश्चिम बंगाल में, और वहाँ गुड्स गार्ड का था, फॉर्म डाल दिए और वहाँ एग्जाम देने गए तो हमको लगा कि हिंदी में आएगा, पेपर खोले तो बांग्ला, आँख के सामने में पूरा टेढ़ कुछ बुझा ही ना रहा है क्या है। दूसरा का लैंग्वेज था इंग्लिश, और इंग्लिश में तो पढ़े नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि भाई देख करके उसको हम इंग्लिश को भाषा समझ जाते थे। तो हम 65 को लगभग हल किए, तब तक भाई ख़त्म हो गया समय, क्योंकि भाई इंग्लिश का ट्रांसलेट भी करना पड़ता है। चलिए, तो पक्षपात व्यवहार करता है। नेक्स्ट पढ़ाइए, कहता है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। 20 छोड़ दिए, बहुत छूट रहा है भाई आज क्या जल्दी है। चलिए, एकाधिक बुद्धिमान का सिद्धांत कहलाता है कि क्या कहलाता है, बुद्धि कई प्रकार के होते हैं, एकाधिक माने एक से अधिक, और इन्होंने किन्होंने दिया है, गार्डनर साहब दिए हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का प्रयोग कर सकता है। दोनों का जब प्रयोग करेगा तो क्या होगा कि बच्चे के प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने का, है ना, जानने में उसको क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा जीवन भर के लिए। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन से बच्चा का उपलब्धि स्तर जाना जाता है। के लिए और के लिए मूल्यांकन और के मूल्यांकन से बच्चा का क्या पता चलता है, उपलब्धि। तो जीवन में कभी भी पूछेगा के लिए मूल्यांकन, के मूल्यांकन से आपको क्या पता चलता है, तो बच्चे का प्रगति या उपलब्धि, बस यही मानिएगा। और नेक्स्ट पढ़ाइए, दोनों पार्ट एक साथ करेंगे, मैथ का भी और सीडीपी का ही, दोनों को साथ में करेंगे, इसलिए बीच में रेस्ट नहीं लेना है। प्रश्न कहता है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन, सीसीई बोलते हैं इसको, से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? फर्स्ट बोला, या बच्चे को धीमी और खराब बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करना, ये सही है। वो किसी बच्चा को कहेगा तुम धीमा पढ़ता है, तुम बुद्धिमान हो, अगर उसको चिन्हित कर देते हैं तो जो कमजोर होगा ना वो हीनता का शिकार हो जाएगा। तो ये धीमी जो वर्ड है और जो बुद्धिमान जो वर्ड है और खराब जो वर्ड है, ये तीनों वर्ड घटिया वर्ड है जो सीटेट कभी सही नहीं मानता है। तो होगा कौन भाई? दूसरा है, इसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, ये बात सही है। सतत व्यापक मूल्यांकन सीसीई, ये भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, अनिवार्य किया गया है कि बच्चों का सतत व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, मतलब कि रेगुलर मूल्यांकन करिए बच्चों का कुछ न कुछ, ठीक है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट कहता है कि बच्चे में प्रगतिशीलता के कारण हो सकती है, तो क्या हो सकती है? हाँ, तो बच्चा अगर प्रतिभाशालीता होगा कब, मतलब बच्चा प्रतिभाशाली कब होगा,
जब उसका जेनेटिक भी ठीक हो, माने जेनेटिक 10% काम करे और वातावरण कम करे 90% काम करके दोनों मिल करके अच्छा काम करे, तो बच्चा क्या होगा, प्रतिभाशालीता होगा, माने प्रतिभाशाली होगा। देखिएगा किन्हीं कोई व्यक्ति है जिनका जेनेटिक्स ठीक नहीं है, वो पढ़ाई में भी भाई कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, दिशा निर्देश की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। सामाजिक माने हो गया जो कभी सामाजिक आर्थिक समझते हैं, जिसके पास रुपया पैसा की कमी है, उस प्रकार से जो बच्चा जब शिक्षा से वंचित हो जाता है तो उसके लिए कैसा माहौल लाइएगा कि वो पढ़ेगा बच्चा आपके क्लास में, बताए। हाँ, मतलब उसके संस्कृति को क्या करेंगे, महत्व देंगे। अगर वह गरीब है उसके गरीबी को महत्व देंगे और उसके अनुसार हम उसको क्या करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे। सबसे बेटर आपका उत्तर 3 पर जाएगा। आप कहेगा सर ये क्यों नहीं हुआ, वर्गीकृत करने वाली बात, तुम गरीब हो इधर हट जाओ, तुम अमीर हो इधर हट जाओ, इस प्रकार का सही होगा हो? वर्गीकृत माने बांटना गलत होता है। और कह रहा है कि अच्छा व्यवहार सिखाता है, माने किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, सीटेट कहता है किसी के साथ, मतलब कि व्यवहार अच्छा कर रहे हैं ना तो सबके साथ करिए, किसी पर्सनल के साथ नहीं करिए। तो ये आपका गलत हुआ 2 चीज़। और 4 में क्या गलत है, हतोत्साहित करना कि तुम गरीब हो हटो यहाँ से, तुमको नहीं पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार का वर्ड जो होता है वह गलत जाता है, कभी सही नहीं जाएगा। अगला पकड़िए, मज़ा आएगा अगर पूरा ध्यान आपका क्वेश्चन पर रहे तो बहुत चीज़ निकल के आएगा। और ये ऐसा सेट है ऑफलाइन वाला, इस सेट से आपके अंदर बहुत सारा चीज़ विकास होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कम भरा हुआ है, ठीक है। तो इससे माइंड का विकास होगा और वहाँ पे अच्छा से करके आइएगा। कहता है कि कक्षा में सृजनात्मक प्रभावशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? फर्स्ट बोला कि उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी देना। भाई किसी भी बच्चों को जिम्मेवारी नहीं देना है, सबसे पहली बात। 2 बोला कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीके के उपयोग करना। अनुकूलित सबसे पहले हमको बताए, माने आप जहाँ पे मान लीजिए आप लोग का पोस्टिंग हो जाता है, आप यहाँ इस जिले के हैं, मान लीजिए आपका छपरा जिला में हो जाता है, तो वहाँ जाइएगा ना तो वहाँ का एक भाषा बहुत खराब भाषा है, प्रत्येक बार बोली में एगो गाली देगा आपको छपड़िया भाषा में, ठीक है, छपड़िया भाषा में आपको गाली देगा। आप वहाँ गए पढ़ाने और वहाँ पे कोई बच्चा को मान लीजिए कोई बोली दिया, आप जाकर छोड़ दिए। मतलब अनुकूलित मतलब होता है जहाँ पे आप गए उसी के अनुकूल ढलिए। और दूसरा बात बोला यहाँ पे प्रेरक निर्देश, माने निर्देश भी दीजिए तो प्रेरक वाला दीजिए। यही आपका काम है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, है ना, तब बच्चा प्रतिभाशाली बनेगा, सृजनात्मक बनेगा, ठीक है। और एक मेरे क्लास में एक स्टाफ है, भीजना, जैसे कि मेघ में आप भीग जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, भीग गए, वो कहता है व्यक्ति तीत गए, हाँ तीत गए। अब भाई हमको भी ढलना पड़ता है उनके बातों में, तीत गए माने भीज गए। तो इस प्रकार के वर्ड में आपको ढलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे वर्ड का प्रयोग करेगा। एक बार तो हमको व्यक्ति बोला क्या, चलो ना हमारा डेरा पर झींगा बनल बा, झींगा माने अब हमको लगा कि भाई मछली बना है, झींगा वाला मछली तो बोल रहा है का और झिगनी के सब्जी नहीं बनने वाली, झिगनी के हमने झींगा कहले। अब देखो मन पर तो भाई अथी हो गया, मुंह में पानी आ गया, आज झिगनी का नाम सुनते पानी सो गया झींगा बना हुआ है। इस प्रकार के माहौल में ढलना पड़ता है। देखिए अब अगला बोला कि अलग अलग सोच या पैटर्न वाले उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या है, हाँ, जब अलग अलग सोच कर रहा है, जिसका सोच है अलग है, वो बच्चा कैसा होगा, विकलांग होगा, सृजनात्मक होगा, क्या होगा। अच्छा 27 हम मार दिए, ठीक है। क्या होगा, अलग अलग सोच वाला, जिसका सोच अलग अलग है वो बच्चा सृजनात्मक होगा। 26 को देख लेते हैं। अति संवेदनशील बच्चा क्या करेगा, उसके उपयुक्त तरीका नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है। हाँ, अगर अति संवेदनशील बच्चा आया, आप क्लास चला रहे हैं, खूब संवेदनशील है, कौनों को धक्का भोंक दिया, कौनों को चींटी काट लिया, तो उसको फटकार नहीं लगाना है, उसका कारण का पता लगाना है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उससे पूछिए तो वो अपने बोलेगा कि सर जी हमारा मामा करने जाना है, आप छुट्टी नहीं दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बात बोलेगा आपको। नेक्स्ट पढ़ाइए 28 पर,
27 करा दिए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चे के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? कौन नहीं करेगा? अभिसारी वाला कभी भी आप इसके माध्यम से, माने अभिसारी प्रश्न के माध्यम से आप कभी भी समस्या हल नहीं कर सकते। समस्या हल किससे होगा? अपसारी वाले से। कौन से? अपसारी वाले से होगा, इससे कभी नहीं होगा। तो आपका उत्तर कौन सा गया भाई? ए पर। बहुत बेटर। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट कहता है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है? डर क्या है आपका? संवेग है। लव, फियर, एंगर, माने प्यार, भय और गुस्सा, ये सब क्या है? संवेग है। नेक्स्ट बोला कि एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। बात सही है ना? तो उसका एक अनुभव है। अगर कोई बच्चा बता रहा है ना कि वहाँ मशीन से दूध उत्पन्न होता है, ये तो बात गलत है। वो अपना अनुभव बता रहा है, इसमें क्या मानेंगे आपका? बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदे अपने अनुभव पर आधारित है, मैंने अपने अनुभव से बता रहा है कि दूध का निर्माण वहाँ पे मशीन से होता है, लेकिन होता नहीं, अपना अनुभव बता रहा है। नेक्स्ट पढ़ाइए मैथ पर। मैथ का पेडागोजी करेंगे, केवल बनाने वाला प्रश्न को छोड़ के चलेंगे। बनेगा एक दिन, जिस दिन डिजिटल बोर्ड आएगा उस दिन बताया जाएगा। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? बताएं। तर्क कौशल के विकास, गणितीय अवधारणा की समझ, अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, गणितीय समस्या का जवाब देने में सटीकता, किस पर ध्यान नहीं होना चाहिए? देखिए, तर्क कौशल का विकास। देखिए, प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित क्या सीखते हैं, इसके आकलन के लिए किस पर ध्यान नहीं होना चाहिए? आप लोग बहुत, इसमें शायद सभी का गलत होगा, है ना? देखिए, हम बताते हैं आपको। आप एक टीचर है, प्रश्न बोला है बच्चा वाला नहीं, टीचर का प्रश्न बोला है। किसका वाला? टीचर वाला। आपको कह रहा है कि आप आकलन करिएगा बच्चा को, तो आप किस पर ध्यान नहीं दीजिएगा? तो बच्चा जब तर्क लगा रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आप बच्चा के माइंड में थोड़े घुस जाइएगा। भाई वो बच्चा कैसे तर्क लगा रहा है उसके माइंड में घुस जाइएगा आप? नहीं, मैंने तर्क पर ध्यान, आपको तर्क कौशल पर, विकास पर ध्यान नहीं देना है कि बच्चा क्या तर्क लगाता है। बाकी सब चीज़ पर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो आपका उत्तर 1 पर जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ाते हैं। कहता है कि प्रारंभिक कक्षा में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देश का अनुक्रम किस प्रकार है? पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये बताएं। पहले कभी भी भाषा के माध्यम से समझाइए बच्चों को, ठीक है? जब भाषा के माध्यम से बच्चा समझ जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ अनुभव हो जाएगा। तो तीसरा हम क्या मानेंगे? अनुभव की बात कर देंगे। और जब अनुभव हो जाएगा तो उसका क्या करेगा? प्रतीकात्मक का प्रतिनिधित्व करेगा, उसके बाद में लास्ट में चित्र बन जाएगा भाई, ठीक है? चलिए, आपका उत्तर चल जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट पढ़ाइए। अब आइए, ये देखिए बचवा क्या सही लिख रहा है क्या घटाओ? देखिए 8 में से 2 घटा दिया, 7 में से नीचे से ऊपर घटावत है, क्या सही है वो? नहीं है। तो इस प्रकार जब बच्चा गलत कर रहा है, घटाव सीखने का क्या बोध बताता है, माने क्या गलती कर रहा है? और उसको स्थानीय मान नहीं रहा है, ऊपर से नीचे घटा रहा है, फिर नीचे से ऊपर घटा रहा है, तो उसको स्थानीय मान नहीं रहा है। कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी। बहुत बेटर। नेक्स्ट पढ़ाइए। कहता है कि अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या? इसको जब भी ऑनलाइन देखिएगा इसको नोट कर लीजिएगा, हम बता देते हैं। सबसे पहले कभी भी, हाँ, पहले तो योजना बनेगा। क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। और जब योजना बन जाएगा तो बहुत सारा, योजना बनाना माने क्या, एक को बनाइएगा, बहुत सारा चीज़ की हमको भाई, मान लीजिए आपको कहीं क्षेत्र भ्रमण पर जाना है तो कहीं हमको चिवड़ा लेना है, मीठा रख लेंगे, क्योंकि भाई दिन तक रखना है, बहुत दिन तक। तो सबसे पहले योजना बनेगा। भाई चिवड़ा मीठा जब आ गया तो उसको क्या करेंगे? एकत्र करेंगे। तो भाई एकत्रित करेंगे, योजना को क्या करेंगे?
एकत्रित करने का काम करेंगे योजना को, उसके बाद एकत्रित जब हो जाएगा तब उसका रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कौन सा चीज़ छूट गया, कौन सा चीज़ तैयार है। क्या योजना बना तब उसको क्या किए, इकट्ठा किए, मैंने एकत्रित किए, तब क्या बना, रिपोर्ट तैयार हुआ और लास्ट में उसको प्रतिपुष्टि दे देंगे और सबके सामने में बांट देंगे। संचार बने बांटना। तो एक लाइन में इसको कैसे लिखिएगा आप लोग, जब ऑनलाइन देखिएगा तो लिखिएगा इसको, योजना बनाना, एकीकृत करना, रिपोर्ट और उसके बाद क्या, संचार। ऐसे हो जाएगा आपका उत्तर बी पर, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी अरबी अंकों जैसी संख्याओं को लिखने में क्यों नहीं किया जाता है, जानते हैं क्यों नहीं किया जाता है? हाँ, रोमन अंक में कभी भी स्थानीय मान नहीं होता है, ठीक है। तो आपका उत्तर कौन सा जाएगा, स्थानीय मान नहीं होता है, उत्तर कौन सा होगा, 2 नंबर, बहुत बेटर। नेक्स्ट पढ़िए, कहता है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो अपने छात्र के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का क्या उचित उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भाई टीचर का? हाँ, मतलब कि भौतिक वाला ही मारेंगे लास्ट में। बच्चे को अनौपचारिक रूप से भौतिक किसी वस्तुओं के भौतिक गुणों के निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में समझने को गहन बनाता है। बस औपचारिक बोले तो क्या, हम आपको बोलेंगे अपना भौतिक उदाहरण दीजिए, अपने घर के बारे में बोलिएगा। घर क्या होता है आपका, अनौपचारिक, औपचारिक नहीं होता है। उतर जाएगा आपका डी पर। नेक्स्ट पढ़िए, कहता है अशिक्षित दुकानदार। देखिए एक लाइन में बताते हैं इसको सटीक उत्तर, देखिए सुनिएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। आप किसी दुकानदार के पास गए जो अनपढ़ था, लेकिन आप उससे बहुत सारा सामान ले लिए, तो क्या वो हिसाब में कम कर देगा? का पूरा एकदम फटाफट जोड़ता है हिसाब। दुकानदार जितना फटाफट हिसाब जोड़ता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भाई, हम लोग भाई कैलकुलेटर निकाल के जोड़ते हैं, अब मुँह पर जोड़ देगा वो। तो अशिक्षित दुकानदार के बारे में आप क्लास में चर्चा करिएगा कि नहीं करिएगा? करेंगे कि देखिए अशिक्षित व्यक्ति भी भाई चालाक होता है, ठीक है। तो कौन सा जगह चर्चा करने वाली बात, हाँ क्या करेंगे, चर्चा की जानी चाहिए अशिक्षित दुकानदार के बारे में। नेक्स्ट बोला कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चे के विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए, कैसे संभालिएगा आप लोग, टीचर बनिएगा तो। फर्स्ट बोला कम क्षमता वाला, उच्च क्षमता वाला, फर्स्ट में बोला है ना, इसको हटा के रखिए पहले। बी में एक ही क्षमता वाले सभी छात्रों को समूह में रखेंगे, माने सब तेज का हेने आ जाओ, अभोत का होने चल जा, ये भी आपका गलत हुआ, एक ही क्षमता, ये गलत है। और सी में क्या बोला, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को समाहित करके समूह रखना, नहीं सबको एक एक कक्षा में रख देंगे, पहला के भी या पांचवा को, पढ़ाने में भाई आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, यहाँ पे एक ही गलत है। तो सबसे बेटर क्या होगा, अलग अलग क्षमता के बच्चों को एक साथ समूहित करेंगे, इससे बेटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बेटर। नेक्स्ट पढ़िए कि गणित सीखने में प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि क्या हो, हाँ बच्चे द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और उसकी कौशल को परिभाषित किया जाए। आप कहें ऐसा परिभाषा गलत होता है, परिभाषा गलत होता है लेकिन परिभाषित 100% सही होता है, बात समझे। प्रतिफल मतलब क्या, आपकी दक्षता को परिभाषित करना ही प्रतिफल कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, क्या करना, गतिविधि कौन सा हो जाएगा, बच्चे द्वारा कविता गिनती पाठ करना है ना। बच्चा अगर कविता गिनती पाठ कर रहा है तो क्या है आपका, गतिविधि है, बहुत बेटर, आपका उतर जाएगा 3 पर। नेक्स्ट कहता है कि बच्चे के बीच गणितीय कौशल को विकास करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। एककेत संख्या का नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ाना, कौन सा उत्तर होगा आपका, नहीं, एक बात याद रखिएगा, यादृच्छिक वाला आप करके आइएगा, डी उत्तर होगा इसका। कभी भी
पूर्ण संख्या की अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। एक सेकेंड रुकिए। संख्या पढ़ाने के लिए तो भाई यादृच्छिक रूप से नहीं है, लेकिन बोला है पूर्ण संख्या की अवधारणा, माने आप संख्या पढ़ लिए हैं तो यादृच्छिक नहीं होगा, एक एक संख्या होगा। पूर्ण संख्या दिया है, केवल संख्या देता ना तो कौन जाता, यादृच्छिक जाता। पूर्ण संख्या के बारे में एक एक संख्या जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पाइए, कहता है कि आप एक टीचर है, क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बच्चा से आप लोग पूछा कि भाई क्षेत्रफल क्या है, बच्चा बोल दिया लंबाई गुने चौड़ाई, उसका माइंड में क्या बैठल है, आयत का क्षेत्रफल बैठ गया है। क्षेत्रफल तो भाई ये भी होता है, भुजा स्क्वायर भी होता है। क्या आप बच्चा से पूछे कि बच्चा बताओ बच्चा कि क्षेत्रफल क्या है, तो बोला लंबाई गुने चौड़ाई, मैंने उसके माइंड में क्या बैठा है, आयत का भूत बैठ गया है। उत्तर कौन मारेंगे, 3 नंबर, हाँ आयत के भूत वाला मार देंगे। बच्चे के किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल को समान विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया है, मैंने आयत का भूत बैठा है उसके माइंड में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गणित सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताएं। हाँ, हर कोई गणित सीख सकता है, बाकी सब तो आपको नेगेटिव भरा हुआ है, कमजोर होती है लड़कियां कह रहा है, इसमें हर कोई गणित सीख सकता है क्या। नेक्स्ट प्रश्न है, पाइथागोरस की बात कभी भी करेगा या यूक्लिड की बात करेगा या थेल्स का विलोम की बात करेगा, जीवन में कभी भी ज्यामिति की बात करे तो वह आगमन विधि से पढ़ाएंगे हम। कौन से विधि से, आगमन विधि से पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत किसी को। निम्नलिखित में कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सही नहीं है, क्या सही नहीं है संकल्पना मानचित्र के बारे में। फर्स्ट में बोला संकल्पना मानचित्र नए केवल शिक्षक द्वारा ही बनाया जा सकता है, हाँ यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है ना, तो 3 पर चला जाएगा, बहुत बेटर। और खत्म हुआ क्या, हाँ एक आ रहा है कि निम्नलिखित में ये दिया हुआ है 57 में, तो कौन सा सही जाएगा 57 का उत्तर बताए। इसमें एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, कौन सा समांतर चतुर्भुज नहीं है भाई, कौन सा नहीं है। इसमें 2 आयत है, ये बात गलत है, 2 आयत कहाँ है भाई। इसमें उत्तर 1 होगा, अगर 1 मारे हैं तो आपका सही गया होगा, ठीक है। नहीं गलत है वो, इसमें एक समांतर चतुर्भुज, सब तो समांतर है भाई, 2 को भुजा तो सब में समांतर है कि नहीं। इसमें 2 आयत है, बताइए इसमें 2 आयत कौन है कोई 2 आयत, एक आयत है इसमें जो खड़ा है लंबा बेलन की तरह, वो वही आयत है, एक आयत है, इसमें गलत दिया हुआ है, आपका उत्तर ये होगा। इसको बताना है 11,000 1111 11,000 लिख दीजिए, 1100 लिख दीजिए, 11 को जोड़ दीजिए, तब 12 11 11 12 1 1 1 3 नंबर होगा ना, हाँ इसको जोड़ लीजिए हो जाएगा। चलिए ये आपका समाप्त हुआ टोटल। अब इसको ख़त्म करते हैं। अरे तो यही बंद हो जा।